जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचायक, जिसमें 880 पद है, जिसमें स्वीपर, भृत्य, प्रयोगशाला परिचायक और वॉचमैन गार्ड है ना। इसकी आपको पद देखने को मिलेंगे। इससे टोटल 880 पद है। इसमें से 400 पद 430 पद है वो आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए है। और इसमें जो आपको जॉब मिलेगा किसी महाविद्यालय में मिलेगा, किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगा। तो जॉब बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। और हम छोटी छोटी बातों को पढ़ाना जरूरी इसलिए समझते हैं तो क्योंकि एग्जाम में सिलेबस कुछ भी रहे, हमको बेसिक जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप एडवांस क्लास को इतना आसानी से नहीं समझ सकते, है ना। इसलिए हमने क्या किया है, क्लास सीजी बोर्ड की क्लास 6 से लेकर 10 तक के साइंस को हमने कवर करने का जिम्मा उठाया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 6 पार्ट 6 है ना। क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस और पार्ट 2 होगा हमारा परिवहन। जब भी हम पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, यदि हम जो शीर्षक पढ़ रहे हैं वो हमारे जो नॉलेज है उसी के आसपास घूमती रहती है। हमारा पर्यावरण मतलब इस पर्यावरण में पूरे हम पर्यावरण की बात करने वाले हैं। मैं यहाँ कुछ हाईलाइट करूंगा, बस उतना ही आप याद रखिएगा, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पर्यावरण के घटक, ठीक है। पर्यावरण के घटक मतलब पर्यावरण के ऐसे कौन कौन से तत्व हैं। आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर कई प्रकार की चीजें पाई जाती है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये सब चीजें। इन सब मिलाकर पर्यावरण बनता है और इन्हीं पर्यावरण को घटक कहा जाता है। इसका मतलब है हवा, पानी, जीव, ये सब चीजें मिलाकर पर्यावरण बनाते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, पौधे और जंतु, इन सभी को मिलाकर हम पर्यावरण के घटक मानते हैं। इसमें से कुछ सजीव है तो कुछ निर्जीव है। पौधे और जंतु, जिसमें हम भी आते हैं, वो सजीव घटक है। और वायु, जल और मिट्टी ये हमारे निर्जीव घटक है। प्रश्न ऐसा घुमा के पूछ दिया जाएगा तब कैसे करोगे कि पर्यावरण घटक में इनमें से कौन शामिल नहीं है, क्योंकि 10th लेवल का होगा तो हो सकता है आपको लो लेवल का भी पूछ दिया जाए। इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको बेसिक से पढ़ाने वाले हैं और बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको फायदा रहेगा। आप जानते हैं कि जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल जानते हैं भाई, पौधे और जंतु होता है। आपने देखा होगा कि अधिकांश पौधों की पत्तियां हरा रंग हो जाता है, बिल्कुल होता है। कभी पता चला कि हरा रंग ही क्यों होता है? किसी भी पत्ती का रंग हरा क्यों होता है ना। कोई कोई पत्ती ऐसा है कि कुछ अलग कलर होगा लेकिन उस पेड़ में और कुछ न कुछ हरा होगा। तो हरा रहने का क्या कारण है? इसका एक मेन कारण है, आप आगे देखेंगे। कुछ पौधों के जो तने भी हरे होते हैं, यह रंग क्लोरोफिल नामक पदार्थ की वजह से होता है। और क्लोरोफिल का काम है कि पौधों को जीवित रहने के लिए भोजन बनाना। क्लोरोफिल के होने के कारण पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा सूर्य के प्रकाश में स्वयं का भोजन बनाती है। अतः ये स्वपोषी है ना। एक डेफिनेशन हमको यहाँ मिल गया कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। और आपको ये बोल देगा कि हम तो अपने घर में आके अपना भोजन गैस में रख कर कुकर में बनाते हैं, तो वो खाना आपने बनाया नहीं है, केवल उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो, है ना। केवल वो मॉडिफाई हो रहा है, आप खाना बना नहीं रहे हो, नहीं आप ऊर्जा का निर्माण कर रहे हो। उसको आप ताप दाब देकर, है ना, टेम्परेचर और प्रेशर देकर उसको केवल और केवल मॉडिफाई कर रहे हो। उसमें किसी भी प्रकार की आप खाना नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो ये बात हमने पहले जान ली कि स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाते हैं। और स्वयं भोजन कौन बनाता है? तो केवल पौधे ही हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं, बाकी कोई जीव स्वयं भोजन नहीं बनाते, ठीक है। और ये किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जंतु मतलब जैसे हम इंसान हैं, गाय, भैंस, बैल, जो भी है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए हम स्वयं भोजन नहीं बना सकते। तो हम पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर हम डिपेंडेंट है। जैसे हम साग, सब्जी, चावल, ये सब पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन है, इसको हम आहार के रूप में लेते हैं, इसलिए हम शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, खरगोश और हिरन, ये केवल शुद्ध शाकाहारी है। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो अन्य जंतुओं को भी खा डालते हैं, वो वहां से भी नहीं बच पाते ना। कुछ जंतु ऐसे जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सभी को खाते हैं, है ना, पेड़ पौधा और मांस भी, तो उसको हम सर्वाहारी कहते हैं।
जो पौधे एवं अन्य जंतुओं दोनों को भोजन के रूप में लेते हैं वो है मनुष्य, कौवा और कुत्ता। ये जो है सार्वहारी है, साग सब्जी भी खाते हैं और अन्य जानवरों का मांस भी खाते हैं। इस प्रकार से इसको हम सार्वहारी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत आपको छोटा छोटा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि यहीं से हम कुछ नए चीजें खोज कर आपको निकाल कर दे देंगे। ठीक है, तो हम फास्ट में पढ़ा रहे हैं, आपको स्लो पढ़ाने की नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ स्वयं से जानते हैं पहले से। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, चूंकि हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो भोजन स्वयं बना पाते हैं, इसलिए हम इसको उत्पादक कहते हैं। जो भोजन तैयार करता है वो उत्पादक है, और जो उस भोजन को खाता है वो उपभोक्ता है। ठीक है, आगे हम उत्पादक और उपभोक्ता के बीच समझते हैं। इस इमेज में देखिए, यहाँ पे आपको उत्पादक और उपभोक्ता क्या क्या दिख रहे हैं। तो ये एक पेड़ जो है यही बस हमारा उत्पादक है, बाकी ये जो बंदर पत्ते खाने वाले हैं, ये हाथी पत्ते खाने वाले हैं, हिरन पत्ते खाने वाले हैं, बाकी ये जो चिड़िया वगैरह जो भी है ये सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। तो इस प्रकार से केवल जो पेड़ है वो उत्पादक है, बाकी सभी के सभी उपभोक्ता है। कोई सर्वाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, इस प्रकार से। अब एक जाल बना रहता है ना, उत्पादक और उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए कुछ लोगों का जाल बना रहता है, जिसको हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, इसको हम खाद्य जाल कहते हैं। जैसे एक काई है ना, जो काई जैसे समुद्र में मिलेगी या फिर कहीं मिलेगी, इस काई को छोटे कीड़े खाते हैं, इस छोटे कीड़े को बड़े छोटे पक्षी खाते हैं, इस पक्षी को बड़े पक्षी खाते हैं, इस पक्षी को सांप खाते हैं। इस प्रकार से ये एक दूसरे को खाने वाले हैं। काई को मछली भी खाती है, मछली सांप खाती है, और मछली को सांप मनुष्य भी खाते हैं, मछली को मेढक भी खाती है, और मेढक को बड़े पक्षी खाते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे का ये लोग खाना बनते रहते हैं, इसी को हम कहते हैं खाद्य जाल। ठीक है, इसी को कहा जाता है खाद्य जाल। जैसे यहाँ देखिए, काई है, ये काई है ना, काई को मछली ने खाया, ठीक है, यहाँ पे मछली का पेट भर गया। अब देखिए काई कहाँ से आया, काई एक छोटा एक प्लांट है ना, जो स्वयं अपना ऊर्जा स्वयं बनाती है, अपना खाना स्वयं बनाती है। इस मछली को कौन खाया, इस मछली को मनुष्य खाया, इस मनुष्य को कौन खाया, इस मनुष्य को शेर खाया। इस प्रकार से ये खाद्य जाल एक दूसरे के ऊपर से चलती रहती है। अब देखते हैं हम घटक के बारे में बात करेंगे, घटकों का ढीला होना। हमने देखा है ना कितने घटक हैं, जल, वायु, प्रदूषण, इस प्रकार से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यदि घटक में यदि कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हम उसको प्रदूषण कहते हैं, है ना। जो एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए उससे कम या ज्यादा हो जाएगा तो वो प्रदूषण का सूचक होता है, या फिर उसको हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, यदि वायु में जितना गैस होनी चाहिए उसमें कोई विषैली गैस या फिर अन्य गैसें आके शामिल हो गई जो हमारे लिए नुकसानदेह है, तो उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब ये होता कैसे है, तो वायु प्रदूषण जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, घर के चूल्हों से निकलने वाला धुआं, ये सब विषैली गैस मिलकर पूरे वायु का सत्यानाश कर देती है, इसलिए हम इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों को ढेर देखे हैं, बहुधा इन्हें जला दिया जाता है, लेकिन इनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत सारी गैसें निकलती है जो हमारे वायु के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसी प्रकार हम देखेंगे जलमंडल। जलमंडल क्या चीज है, तो ये सभी जो धारियां जो जल के लिए आवश्यक है ना। जल प्रदूषण, जल में जितने भी केमिकल बाहर से मिलाए जाते हैं, साबुन का गंदा पानी, विषैला जो कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी है, यदि उस जल में मिला दिया जाए तो उस जल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है और वो हमारे पीने योग्य नहीं होती, उससे हम बहुत सारी हमको बीमारियां लग जाती हैं, इसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। सेम भूमि प्रदूषण, यदि भूमि पर बहुत सारे कूड़ा करकट, कचरा, रासायनिक खाद, कीटनाशक ये सब फैला दिया जाए, यहाँ तक तो कीटनाशक भी एक भूमि का प्रदूषक है, लेकिन आजकल किसानों को इतना प्रिय है कि इसके बिना वो लोग धान नहीं उगाते हैं, तो भूमि प्रदूषण भी होता है। इसको फास्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि में अधिक मात्रा में ध्वनि, है ना, जैसे जितना ध्वनि अभी है वो तो ठीक है, लेकिन अतिरिक्त डीजे बजाना, किसी मशीन का आवाज, कारखाने का आवाज, जिससे इंसानों को प्रॉब्लम हो, लोगों को प्रॉब्लम हो, इसको हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, फिर हम समझेंगे वन संरक्षण क्या है, वृक्षारोपण क्या है, और जीवों को सुरक्षा। वन संरक्षण बहुत जरूरी है, वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। क्यों, देखिए मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को पूरा तहस नहस और नष्ट कर डाला है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वन और वन्य जीवों को हानि पहुंचाता रहता है। वनों की कटाई से वन्य जीव तो असुरक्षित हो जाता है, पूर्व में अपने जाना कि प्रत्येक स्तर में खाद्य श्रृंखला चलती आती है,
यदि खाद्य श्रृंखला चलती आगे, अब देखिए इससे क्या होगा, ये देखिएगा यहाँ थोड़ा सा आपको खाद्य श्रृंखला बताना चाहूंगा। देखिए हमने देखा था यदि खाद्य श्रृंखला हमको देखना था तो मछली है ना, जैसे ये मान लेते हैं एक जंगल है ना, एक जंगल से यदि पूरे शेर खत्म कर दिए जाए, एक जंगल से यदि पूरे शेर खत्म कर दिए जाए और बकरी और हिरन, मतलब जो शाकाहारी जानवर है उसकी संख्या बढ़ जाए, तब क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये बकरी और हिरन या फिर जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो पूरे प्रकृति को खाना शुरू करेंगे, प्रकृति को नष्ट करेंगे, है ना। वैसे वैसे तो इंसान भी नष्ट कर रहा है, लेकिन यदि शेर खत्म हो जाएगा तो बकरी और हिरन को खाने वाला कोई रहेगा नहीं, ठीक है। मांसाहारी जानवर अगर नहीं रहेंगे तो जो शाकाहारी जानवरों की संख्याएं बढ़ जाएंगी, जिससे प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, है ना। अधिक रूप में वनों का दोहन होगा, साग सब्जी पत्तियां इन सब का दोहन होगा, और एक अजीब सी हालात बन जाएगी पृथ्वी पर। इसलिए सभी का बना रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब भी यदि कोई वन काटा जाता है तो वन्य जीवों को भी नुकसान होता है। यदि पूरे बकरियां और हिरन भी मर जाए, मान लेते हैं कि शेर जीवित है, बकरी हिरन मर जाए तो शेर किसको खाएगा फिर, है ना। यदि सारे शाकाहारी जानवर मर जाएं, जो सारे जो मासूम जानवर हैं जिसको शेर आराम से खा सकता है, यदि वो सब मर जाए तो फिर शेर कैसे जीवित रहेगा। तो ये सभी आपस में एक खाद्य जाल बनाते हैं, वो सभी एक दूसरे के लिए जरूरी है ना। भला हमको लगता है कि पाप पुण्य जो भी है, लेकिन ये एक खाद्य जाल है, ये एक दूसरे को बैलेंस करके चलता है, एक दूसरे को संतुलन बना के चलता है, ठीक है। तो हमको वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने चाहिए। यदि अधिक वर्षा हो तो क्या होगा, सबको पता है अधिक वर्षा होगा तो बाढ़ आ जाएगी, लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, नदी नाले सब उफान पे हो जाएगी, लोग घर से बेघर हो जाएंगे, ठीक है। और यदि बहुत कम समय तक वर्षा ना हो तो, यदि या फिर वर्षा कम हो तो तब क्या होगा, फिर भी लोग मर जाएंगे, क्योंकि धान उत्पादन नहीं होगा, खाद्य उत्पादन नहीं हो पाएगा, खेती नहीं हो पाएगी, मिट्टी सूख जाएगी, सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, फिर भी दिक्कत है। इसलिए हमारा जो पर्यावरण है वो बैलेंस से होनी चाहिए, ना अधिक वर्षा ना कम वर्षा, एक फिक्स मात्रा में जितना हमको जीने के लिए आवश्यकता है, जितना प्रकृति को आवश्यकता है, यदि इतने मात्रा में वर्षा हो तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अब ये छोटा सा चैप्टर था, आज चैप्टर यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं, और अभी तक हमने क्या सीखा उसको हम वन लाइनर में देख लेते हैं। सजीव एवं निर्जीव घटक मिलकर पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। पर्यावरण में सजीव और निर्जीव घटकों की पारस्परिक निर्भरता होती है ना, याद रखिएगा। ताप प्रकाश जल वायु मिट्टी खनिज ये निर्जीव घटक कहलाते हैं, पौधे और जंतु हमारे सजीव घटक कहलाते हैं। भोजन आवास सुरक्षा हेतु सजीव और निर्जीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, ये भी सही है। उपभोक्ताओं को खाद्य जाल बनाती है, उत्पादक और उपभोक्ता से खाद्य जाल बनती है। प्रदूषित वायु प्रदूषित जल प्रदूषित भूमि तीव्र ध्वनि से वायु ये प्रदूषण का कारण है। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक, वृक्षारोपण या अन्य संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। अधिक वर्षा से बाढ़ आती है और कम वर्षा से सूखा होता है। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर। यहाँ से प्रश्न न आने की संभावना वैसे तो नहीं है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर हम कुछ आगे की क्लास में एडवांस चीज सीखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ये बिल्कुल फ्री चैनल है। आपको प्रयोगशाला परिचायक की भर्ती पूरी फ्री में कराई जाएगी, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। बदले में आप चाहें, यदि चाहें तो है ना, कंपलसरी नहीं है। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।